जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम आपकी भूगोल के अंदर 19वें पाठ के लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक से अभ्यास के प्रश्नों को देखिए और किस प्रकार से उनके उत्तर लिखने हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों में जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसके अनुसार भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है स ऑप्शन यानी महाराष्ट्र। दूसरा प्रश्न है रेल के डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना किस जगह स्थापित किया गया है? बनारस, रायबरेली, कपूरथला और पेराम्बूर। तो इसका सही आंसर है द ऑप्शन पेराम्बूर। तीसरा प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किस कच्चे माल की उपस्थिति सर्वाधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन है चूना पत्थर, मैग्नीज, जिप्सम और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ए चूना पत्थर। चौथा प्रश्न है बोकारो में स्थित लौह इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन और जर्मनी ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही आंसर है ब सोवियत संघ। पांचवा प्रश्न है टाटा लौह एवं इस्पात प्लांट को लौह एशक की प्राप्ति कहां से होती है? बेलाडीला से, मयूरभंज से, सिंह भूमि से और बोनाई से। 4 ऑप्शन दिए हैं ये। तो इसका सही आंसर है सिंह भूमि से। छठा प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ? कपड़ा उद्योग, लोहा उद्योग, जूट उद्योग और संगमरमर उद्योग। इसके अनुसार देखें तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग। सातवां प्रश्न है कि भारत में कच्चे माल के निकट जिस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीयकरण हुआ वह है लौह इस्पात, ऊनी वस्त्र, चीनी और सूती वस्त्र। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सर्वाधिक केंद्रीयकरण की बात करें इसमें तो उत्तर आपका सही रहेगा ऑप्शन स चीनी। आठवां प्रश्न है कि कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है भद्रावती, बोकारो, जमशेदपुर और विशाखापट्टनम ऑप्शन दिए हैं। इसका सही आंसर है ब बोकारो। नौवां प्रश्न है कि सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 10वां प्रश्न है भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र है रांची, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे। तो सही आंसर है ऑप्शन ब बेंगलुरु, कर्नाटक में है। 11वां प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है? 4 ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो ये थे आपके बहुविकल्पी 11 प्रश्न जो आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। किसी टॉपिक को समझने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। अब बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की, अर्थात 1-1 नंबर वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झरिया किस खनिज के लिए? तो 12वें में आप लिखेंगे झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार पूरा आंसर लिखेंगे आप बोर्ड परीक्षा में। और जैसे मूल उत्तर अपना क्या है कोयला है, तो आप कोयले को अंडरलाइन भी कर सकते हो। यानी जो मूल आंसर है या आंसर की जो सबसे अच्छी जो बात है उसको अंडरलाइन भी आप करो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। 13वां प्रश्न है आपका लाखेरी किस राज्य में स्थित है? तो लाखेरी आपको पता है बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है और बूंदी जिला है वो किस राज्य में है? राजस्थान में। तो सही आंसर हुआ लाखेरी राजस्थान राज्य में स्थित है। तो सही आंसर राजस्थान है। तो हमने पूरी बात लिख के राजस्थान को अंडरलाइन भी कर दिया। लाखेरी राजस्थान राज्य में स्थित है। 14वां प्रश्न है कि टिस्को का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न है तो पहले तो आप हेडिंग बनाएंगे टिस्को का पूरा नाम, फिर आप लिख देंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इस प्रकार से आपको 14वें प्रश्न का आंसर देना है। 15वां प्रश्न है कि भारत के किस शहर में लौह स्तंभ स्थापित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, तो आप लिख सकते हो। तो लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। लौह स्तंभ कहां है, किस शहर में है, दिल्ली में स्थित है। और आपको अच्छे से पता है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है वो लौह स्तंभ है, वो स्थित है। तो दिल्ली शहर में है, तो हमने दिल्ली को अंडरलाइन भी कर दिया इसके अंतर्गत। और 16वां प्रश्न है कि भारत में समुद्री सीपियों द्वारा सीमेंट निर्माण पहली बार कब और कहां प्रारंभ किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप लिखेंगे भारत में समुद्री सीपियों द्वारा सीमेंट निर्माण पहली बार 1904 में मद्रास, जिसका वर्तमान नाम क्या है, चेन्नई। आप चेन्नई अकेला भी लिख सकते हो। 1904 में मद्रास, वर्तमान नाम चेन्नई में किया गया। तो दो बात पूछिए उसने, कब 1904 और कहा मद्रास या चेन्नई को हम अंडरलाइन कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये आपके 16वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर, और जो अक्सर 2 या 3 नंबर के बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं। 17वां प्रश्न है आपका, इंजीनियरिंग उद्योग की कोई 3 समस्याएं लिखिए। आपको याद हो तो 19वें पार्ट का जो अपना जो लेसन का जो वीडियो है, 7वां जो पार्ट था, उसके अंतर्गत हमने इंजीनियरिंग उद्योग की बात की है। वहां पर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। तो ऐसे प्रश्नों में आप पहले क्या बनाएंगे, हेडिंग इंजीनियरिंग उद्योग की समस्याएं, उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर 3 समस्याएं पूछी है तो सीधा मूल बिंदु पर आएंगे। जैसे हमने नंबर 1 लगा दिया, कच्चे माल का अभाव, और उसकी हम व्याख्या कर देंगे। विकल्प पुर्जों के निर्माण में आवश्यक स्टील है वो देश में कम बनने से आयात करना पड़ता है, यानी कच्चे माल की कमी होगी। दूसरा हो गया पूंजी का अभाव, यानी धन की कमी। इस उद्योग के लिए, किस मतलब इंजीनियरिंग उद्योग, इस उद्योग के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और मैंने आपको यह भी बता रखा है, इसलिए ज्यादातर इंजीनियरिंग उद्योग किस क्षेत्र में लगे हैं, सरकारी अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित हैं। तीसरा जो समस्या है वो है अत्यधिक कर भार, टैक्स बहुत लगता है। इसके उत्पादन पर अधिक कर लगा होने से निर्यात में कठिनाई आती है। तो ये हो गई अपने इंजीनियरिंग उद्योग की समस्या। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है अपना, कच्चा माल उद्योगों के लिए चुंबक का कार्य करता है, टिप्पणी लिखिए। कच्चा माल उद्योगों के लिए चुंबक का कार्य करता है, यानी कच्चा माल के जो स्रोत हैं वो उद्योगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस प्रश्न का मतलब ये है, और समझाइए, बहुत ही बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बात करते हैं इसके आंसर पर। तो कच्चा माल उद्योगों के लिए चुंबक का कार्य करता है, क्योंकि जिन उद्योगों में कच्चा माल अधिक लगता है और उनका भार भी अधिक होता है, तो ऐसे उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्रोत के पास ही की जाती है, ताकि कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाने में कम परिवहन खर्चा करना पड़े। उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि के लिए कच्चा माल चुंबक का कार्य करता है। अर्थात ऐसे उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं, हम अच्छे से समझ गए हैं भी, जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यानी कच्चे माल के निकट ही इनको स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का, बहुत ही प्यारा प्रश्न भी, कच्चा माल है वो उद्योगों के लिए चुंबक का कार्य करता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे। 19वां प्रश्न है इसके बाद, वायुयान निर्माण उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो नाम ही बताने हैं यहां पर, तो पहले तो हेडिंग बना लें, वायुयान निर्माण उद्योग के प्रमुख केंद्र। तो कौन से हैं, बेंगलुरु, कानपुर, नासिक, कोरापुट, हैदराबाद है वो वायुयान निर्माण उद्योग के प्रमुख केंद्र है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक चीज यहां जरूर कहूं, आप जैसे भूगोल विषय की बात करूं तो आप 2 प्रकार के पेन इस्तेमाल अवश्य करें। आपकी इच्छा है वैसे तो, एक तो ब्लू और एक ब्लैक। हेडिंग है वो आप ब्लैक से बना सकते हो, ब्लू से आप लिखिए, या बीच बीच में बड़े प्रश्न में कोई मेन चीज आपको शो करनी है, आप चाहते हो भी आपका
जो एग्जामिनर है वो आपके आंसर को अच्छे से वहाँ से रीड करे, तो आप ब्लैक जो पेन है उससे आप अंडरलाइन वहाँ पर कर सकते हो मेन पॉइंट की, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे 20वां प्रश्न है अपना, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जैसे विशाखापट्टनम का पूछा है, आपको पता है इस प्रकार से टिस्को, इसको, औरों का भी पूछा जा सकता है। तो इसमें पहले हम हेडिंग बनाएंगे विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र की विशेषताएं, अंडरलाइन करेंगे। फिर हमें जितनी याद है 4-5 जितनी भी हम लिख देंगे। नंबर 1, बंदरगाह पर स्थित भारत का पहला संयंत्र है, पहली विशेषता। दूसरी, अति आधुनिक तकनीक पर बनाया गया है। तीसरा, लोह एशक बेलाडीला की खानों से प्राप्त करता है। चौथी विशेषता होगी कोयला है वो दामोदर घाटी से प्राप्त करता है। और पांचवा, बंदरगाह पर स्थित होने से उत्पाद के निर्यात में सुविधा रहती है। तो इस प्रकार से इस उद्योग की जो मेन बातें हैं उनको आप पॉइंट बनाकर, मतलब नंबर लगा के इसको इस प्रकार से लिख देना है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 21वें प्रश्न की, अपने राजस्थान से संबंधित है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों को संक्षेप में बताइए, यानी पॉइंट बताने हैं आपको। तो पहले तो हम हेडिंग बनाएंगे राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी कारक, जैसा प्रश्न में कहा था, अंडरलाइन कर दिया। अब जो मूल बात है वो लिख दे। देखिए इस प्रकार का प्रश्न चाहे किसी उद्योग का पूछे, हर उद्योग के लिए एक आधा पॉइंट मेन रहता है, उसके अलावा तो वही सामान्य जो पॉइंट है उन्हीं में से लिखने होते हैं। याद है इस चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो कच्चे माल का आपको विशेष ध्यान रखना है, बाकी तो वही पॉइंट घूम फिर के आते रहते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करूं सीमेंट उद्योग की बात, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। तो दो चीज है यहाँ, एक तो जिप्सम के भंडार हैं और एक उन्नत किस्म का चूना उपलब्ध है, ये मेन बात है। तो आप इस प्रकार से इन मूल बात को उत्तर में लिखते हुए बाकी अन्य पॉइंट आपको लिखने हैं। तो कारकों में हम पहला लिख देंगे जिप्सम और चूने पत्थर की उपलब्धता है यहाँ। दूसरा हो गया विस्तृत बाजार की सुविधा, ये तो लगभग सभी में आ जाता है। परिवहन की पर्याप्त सुविधा, पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता, सस्ती बिजली की उपलब्धता, पर्याप्त श्रमिकों की उपलब्धता, यानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जिप्सम और चूने वाली बात मेन होगी, उसके अलावा तो वही पॉइंटों में से आपको यहां पर लिख देने हैं। अगर 2 नंबर का है तो कम से कम 4 पॉइंट लिख दो, 3 नंबर का है तो कम से कम आप 6 पॉइंट है उनका लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। अब आगे 22वां प्रश्न है अपना, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चीनी उद्योग का उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। आपकी पाठ्यपुस्तक में तो सिर्फ इसका एक जिक्र आया था, भी चीनी उद्योग है वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है, लेकिन यहां तो इसने प्रश्न भी पूछ लिया पीछे। तो यानी अब हम उसके कारणों पर बात कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे चीनी उद्योग का उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर स्थानांतरण के कारण पूछे हैं, तो कारण वाली हेडिंग बना ली। अब हम बात करेंगे एक एक पॉइंट्स पर। पहला है दक्षिणी भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज है वो अधिक होती है, यानी उत्पादन प्रति हेक्टेयर। जैसे हम हमारे इलाके के हिसाब से बात करें तो 1 हेक्टेयर का मतलब लगभग 4 बीघा होता है। ठीक है, तो दक्षिणी भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो अधिक होती है। दूसरा जो कारण है, दक्षिणी भारत के गन्ने में रस और मिठास की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से। तीसरा है उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो गन्ने उत्पादन के अनुकूल है। चौथी विशेषता आती है दक्षिणी भारत की काली मिट्टी गन्ने की खेती के लिए अच्छी है। पांचवी विशेषता है दक्षिणी भारत की चीनी मिलों में नई तकनीक की मशीनें लगी हुई है। और छठा है परिवहन की अधिक सुविधा उपलब्ध है यहां पर। तो इन 6 प्रमुख विशेषताओं के कारण ही चीनी उद्योग का उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर स्थानांतरण है वो हो रहा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न, आप इसको भी तैयार कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं बड़े प्रश्नों में।
23वां प्रश्न है अब आपके सामने। 23वां प्रश्न जो आपके दिया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। क्या भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का संक्षिप्त विवरण लिखिए। यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों अधिक केंद्रित है। तो यानी इसका मतलब आपने जो सूती वस्त्र उद्योग पढ़ा है, वीडियो पढ़ा है, तो वो पूरा विस्तृत इसके अंदर अपनी भाषा में थोड़ा शॉर्ट करके आपको लिखना है, बड़ा प्रश्न के रूप में है। तो यानी सबसे पहले सूती वस्त्र की मिल है वो डाबर द्वारा कहाँ बनाई गई, किस प्रकार से, वो सारी बातें। लेकिन इसमें जो 2 या 3 नंबर का एक प्रश्न दिखाई दिया मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है भी सूती वस्त्र उद्योग जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों अधिक केंद्रित है। जब हमने इसका वितरण पढ़ा था तब आपको मैंने पढ़ाया था भी मुंबई यानी महाराष्ट्र में ये क्यों ज़्यादा विकसित है, गुजरात में ये क्यों ज़्यादा विकसित है, अलग अलग भी बात की थी। लेकिन यहाँ पर दोनों को समाहित करके पूछ लिया है। आपको पता होना चाहिए दोनों ही समुद्र तटीय राज्य हैं, तो इसका मतलब दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो लगभग एक जैसी है। तो इसलिए हम उन दोनों पॉइंटों को समाहित करते हुए आपस में और एक प्रकार के रीजन हमें यहाँ पर देने हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें हाफ पार्ट है इस प्रश्न का, और उसी को मैंने हेडिंग बनाया है इस प्रश्न की भी, सूती वस्त्र उद्योग का महाराष्ट्र व गुजरात में अधिक केंद्रित होने के कारण। तो कुछ प्रमुख कारण लिखे हैं। नंबर 1, ये दोनों ही समुद्र तटीय राज्य होने के कारण यहाँ की नम जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए आदर्श है। क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही समुद्र तटीय राज्य है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु है वो नम है, और जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे अनुकूल जलवायु है वो मानी जाती है। दूसरा है, यहाँ की काली जो मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए अच्छी है। गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी भी है, तो वो कपास की खेती के लिए अच्छी है, क्योंकि आपको पता है सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है, कपास ही है, उसी से तो तैयार होता है सारे कपड़े। तीसरी विशेषता है कांडला और मुंबई बंदरगाह। कांडला बंदरगाह आपको पता है गुजरात में है और मुंबई बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में है। तो कांडला और मुंबई बंदरगाह से आयात निर्यात की सुविधा प्राप्त हो जाती है। माल को लाना ले जाना उसके लिए कांडला और मुंबई बंदरगाह है वो बड़ा बेनिफिशियल है, इसलिए यहाँ अधिक केंद्रित है। चौथी विशेषता आ जाती है कि अधिक जनसंख्या के कारण विस्तृत बाजार उपलब्ध है। जनसंख्या अधिक है तो बहुत बड़ा बाजार है, इस सूती वस्त्र उद्योग से बने हुए जो कपड़े हैं उनकी खपत यहाँ पर हो जाती है। तो अधिक जनसंख्या के कारण विस्तृत बाजार उपलब्ध है। 5वां आप लिख सकते हो भी परिवहन की अधिक सुविधा उपलब्ध है, परिवहन और यातायात की अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और अंतिम पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है, जो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर अगर मैं बात करूं तो इन राज्यों के जो निवासी हैं उन निवासियों का उद्योगों के प्रति जो रुझान है और पूंजी की जो सुलभता है वो बहुत ही आसानी से हो जाती है यहाँ पर। तो यानी पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता है यहाँ पर। तो ये प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से सूती वस्त्र उद्योग का महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक संकेंद्रण हुआ है, यानी यहाँ पर ज्यादा पनपा है। उसके बाद आपको दे रखा है 24वां प्रश्न दे रखा है कि लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों को समझाते हुए वितरण का वर्णन कीजिए। तो यानी लौह इस्पात उद्योग पूरा ही लिखना है इसमें, टिस्को, इस्कोर, सबका वर्णन करना है इसके अंतर्गत, कौन से कारक हैं क्या है। यानी बात करूं तो अपना इस चैप्टर का जो वीडियो दूसरा है वो सारी बातें पूछ ली इसमें। और 25वां जो प्रश्न है अंतिम, कि भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हिंडाल्को, बाल्को, माल्को याद आ रहे होंगे सारे। तो यानी पूरा भी इसका कच्चा माल क्या है, यानी स्थानीयकरण की बात और वितरण की सारी बातें, इस उद्योग की समस्याएं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको बतानी है। पार्ट जो अपना इस चैप्टर का जो तीसरा पार्ट है एक तरीके से वो उस पर आधारित प्रश्न है। तो ये थे आपके 19वां अध्याय भारत में उद्योग, इंडियन इंडस्ट्री के जो पीछे अभ्यास प्रश्न जो दिए हुए थे, आज हमने उसको अच्छे से समझा और ये भी समझने की साथ में कोशिश की भी बोर्ड परीक्षा में अगर इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो उनका उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार से हेडिंग बनानी चाहिए, कब अंडरलाइन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से हमने समझी और कुछ आपको 4-5 प्रश्न इस अभ्यास प्रश्नों में नए भी
और अच्छे प्रश्न भी आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मिले हैं। उम्मीद करता हूं आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। तो अच्छे से इनको अपनी कॉपी में आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।